एनआईएसएम में कुछ इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें से एक डेरिवेटिव होता है, एक करेंसी मॉड्यूल होता है, एक म्यूचुअल फंड है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट 3 मॉड्यूल है। तो डेरिवेटिव की आपकी सेपरेट क्लास चल रही है। बिगनर्स मॉड्यूल और जो फंडामेंटल है वो मैं आपको काफ़ी मतलब लगभग कवर ही कर दिया है, पूरा कवर हो गया। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मॉड्यूल। तो ये एक कंप्लीट मॉड्यूल है जिसमें आपको पूरा म्यूचुअल फंड्स के बारे में सीखने को मिलेगा। तो इसमें ये इसके चैप्टर्स हैं, क्या क्या कवर किया गया है, सिलेबस है इसका, इंडेक्स है, मतलब जो आप रिपोर्ट में इंडेक्स बनाते हैं इस तरह से बनाना होता है। तो हम लोग का पहला चैप्टर है इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप्स, जिसमें हम लोग कवर करेंगे कि फाइनेंशियल गोल कैसे बनाते हैं, सेविंग्स क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास क्या है। ज़्यादातर चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार म्यूचुअल फंड के नज़र से एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। तो जब हम लोग म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें एक ये प्रॉब्लम आती है कि लोगों को ये समझ में नहीं आता कि कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है, किस ड्यूरेशन के लिए लेना है, कौन सी स्कीम लेनी है, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो इसके लिए कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड पूल ऑफ मनी होता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर अपना पैसा एक जगह इन्वेस्ट करते हैं, एक जगह कलेक्ट करते हैं, और उस कलेक्टेड मनी को एक टीम ऑफ एक्सपर्ट मैनेज करती है, हैंडल करती है, जिसको हम लोग फंड मैनेजमेंट टीम कहते हैं। और उनका एक हेड होता है उस टीम का, जिसको हम लोग मेन फंड मैनेजर कहते हैं। तो कुछ मेन फंड मैनेजर्स होते हैं, किसी फंड में एक दो तीन फंड मैनेजर भी होते हैं, फिर उनको असेस करने वाले भी होते हैं, रिसर्च एनालिस्ट भी होते हैं उस कंपनी में। और एक होता है सीआईओ, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। तो जो फंड मैनेजर होता है वो जो अपना डिसीजन लेता है वो एक बार सीआईओ से अप्रूव कराता है, फिर फाइनल इन्वेस्टमेंट होती है। तो अलग अलग कंपनियां अपनी अलग अलग स्कीम्स निकालती हैं। उन स्कीम्स में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। और स्कीम की टाइप क्या होता है। एक ग्रोथ स्कीम होती है। ग्रोथ में ये होता है कि जो भी उसने स्टॉक खरीदे हैं, तो वो स्टॉक में अगर कोई डिविडेंड आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो वो री इन्वेस्ट होता रहता है, कंपाउंडिंग होती रहती है। एक डिविडेंड पे आउट स्कीम होती है। उसमें ये होता है कि मतलब सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में वो म्यूचुअल फंड स्कीम आपको एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती रहेगी। तो लगातार ये वो लोग लेते हैं जिनको अर्निंग की ज़रूरत होती है, जो रिटायर हो चुके होते हैं या रिटायर होने वाले होते हैं, या उनको मंथली अर्निंग की ज़रूरत है जिसको, तो वो डिविडेंड पे आउट स्कीम लेता है। फिर एक ये होता है कि डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट स्कीम, जो अब चलती नहीं है, पहले चलती थी। उसमें क्या होता है, डिविडेंड मिलेगा और उससे नई यूनिट खरीद जाएंगी, री इन्वेस्ट हो जाएगा वो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो दो स्कीम्स हैं, एक ग्रोथ स्कीम है, एक डिविडेंड स्कीम है। लेकिन डिविडेंड स्कीम भी हम लोग बहुत ज़्यादा काम की नहीं है, उसकी जगह हम लोग अभी दूसरी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं SWP। जैसे SIP होती है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिकली किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने के मेथड को हम लोग SIP कहते हैं। उसी तरह से SWP होता है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। मतलब जब कभी भी जिसको एनुअल अर्निंग की या मंथली अर्निंग की रिक्वायरमेंट होती है, वो एक बड़ा लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई रिटायर हुआ और उसने ये बोला कि भाई मुझे महीने का 25,000 रुपये चाहिए घर का चलाने के लिए, अब मुझे सैलरी नहीं मिलती है। तो अगर उसने फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, तो 50 लाख में साल का लगभग 5-6% का उसको डिविडेंड पे आउट दे दिया गया। तो अगर 50 लाख इन्वेस्टेड है तो साल का 6% अगर उसको दिया जाएगा तो महीने का अप्रॉक्स 23 से 25 हज़ार रुपये हो जाएगा। तो महीने का उसको 25 हज़ार रुपये एक सर्टेन डेट को आता रहेगा। और मान लीजिए उस पर्टिकुलर स्कीम में उस साल 10% का रिटर्न आया, तो 6% तो उसने पे आउट ले लिया और 4% से उसका कैपिटल अप्रिशिएट हो गया। मतलब ये नहीं होगा कि आपका पैसा कम हो रहा है, आपने जो पे आउट लिया उसके अलावा जो एक्स्ट्रा रिटर्न आया उससे आपका कैपिटल अप्रिशिएट होगा। लेकिन इसमें ये भी हो सकता है कि किसी कैलेंडर ईयर में आपको निगेटिव रिटर्न देखने को मिले। मतलब ये भी हो सकता है कि उस साल मार्केट गिर गई तो उस साल 10% लॉस हो गया, 10% आपकी कैपिटल घट गई। तो जब 10% कैपिटल घटेगी तो उसके घटने के बाद के रेट पे भी विड्रॉल होगा। तो ये इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है। लेकिन ऑन एन एवरेज, क्योंकि हमें पता है 12-15% का रिटर्न बनता है, अगर उसने एग्रेसिव हाइब्रिड स्कीम ले रखी है
जो कि डिविडेंड पे आउट के लिए सबसे बढ़िया स्कीम होती है, तो उसमें उसको 12% का जनरली रिटर्न बनता है। तो अगर साल का वो 10-12% भी पे आउट लेता रहेगा तो उसका कैपिटल जनरली कम नहीं होता है, ऐसा माना गया है। तो इस तरह से फाइनेंशियल गोल्स बनाए जाते हैं। और जो ये मॉड्यूल करता है, जो ये मॉड्यूल एग्ज़ाम पास करता है, वो इस काम के लिए एलिजिबल हो जाता है कि वो इन्वेस्टर को स्कीम्स और उसका फाइनेंशियल प्लानिंग ये सब कर सकता है, रिकमेंडेशन दे सकता है कौन सा स्कीम है, कैसे करना है, क्या करना है, और उसके पास डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस भी आ जाता है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, क्योंकि हमें पता है कि इन्फ्लेशन होती है। इन्फ्लेशन की वजह से अगर हम अपने पैसे को तिजोरी में रखेंगे, पिगी बैंक में रखेंगे, सेविंग अकाउंट में रखेंगे, इवन एफडी में रखेंगे, तब भी हमें वो वेल्थ क्रिएट करके नहीं देगा और उसकी वैल्यू कम होती रहेगी। इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है, इन सब जगहों पे रिटर्न कम मिलता है। तो इसलिए हमें एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है जो हमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न दे सके। तो इसलिए हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी कि इन्वेस्टमेंट क्या है? कुछ ऐसी जगह पैसे को पार करना जो हमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न दे सके, इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फाइनेंशियल गोल्स, डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल गोल होते हैं। जैसे किसी का फाइनेंशियल गोल ये हो सकता है कि इसको हायर एजुकेशन के लिए जाना है, तो 3 साल के बाद, 5 साल के बाद उसको 10 लाख 20 लाख रुपए की ज़रूरत है। किसी का ये गोल हो सकता है कि उसको एक घर खरीदना है, 10 साल के बाद 50 लाख रुपए की ज़रूरत हो सकती है। किसी का फाइनेंशियल गोल रिटायरमेंट प्लानिंग हो सकता है। किसी का फाइनेंशियल गोल उसके बच्चों की एजुकेशन हो सकता है। किसी का फाइनेंशियल गोल उसके बच्चों की शादी हो सकता है। और जनरली किसी नॉर्मल इंसान के घर घर पे या लाइफ में ये सारे गोल्स होते हैं, तो उसके लिए हमें अलग अलग प्लानिंग करनी पड़ती है। और अगर आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं तो उनको प्लान करने के लिए एसआईपी बेस्ट टूल होता है। एसआईपी की हेल्प से हम लोग ये सारी प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को उसके कोई, मान लीजिए आप लोग की बात करते हैं, आप लोग की एज, एवरेज एज मान लीजिए 20 साल है, और आप ये चाहते हैं कि 50 साल में रिटायर हो जाएं, और रिटायरमेंट में आपको लगता है कि हमें उस समय लगभग 3 करोड़ का कॉर्पस चाहिए। तो 3 करोड़ का कॉर्पस अगर 18% का रिटर्न आएगा मार्केट का, तो अगर आप सिर्फ लगभग 2,500 रुपये की एसआईपी कर देंगे, 50 साल तक चलाएंगे उसको, अगले 30 साल चलाएंगे, तो अप्रॉक्स 3 करोड़ हो जाएगा। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि 18% नहीं आएगा रिटर्न, रिटर्न 15% आएगा। तो अगर 15% रिटर्न आएगा तो एक एक बहुत अच्छा रूल होता है 15-15-15 रूल। 15,000 अगर कोई 15 ईयर्स तक इन्वेस्ट करता है और उसको 15% का रिटर्न आता है तो 1 करोड़ रुपए होता है। लेकिन क्योंकि आपका टेन्योर 30 साल है तो आपका टारगेट बहुत आराम से अचीव हो जाएगा। 15,000 भी नहीं जमा करने पड़ेंगे मेरे ख्याल से। अगर अभी इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग कैलकुलेटर में, 4-5 हज़ार रुपये भी कोई जमा करेगा तो आराम से उसका गोल पूरा हो जाएगा। उसको हम लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। अगर कोई 5,000 रुपये महीने का इन्वेस्टमेंट करेगा और 15% या 16% का रिटर्न बनेगा, 16 का अगर रिटर्न बनेगा तो उसका अप्रॉक्स 3 करोड़ हो जाएगा। और अगर 15% का बनेगा तो 2,82,00,000 होगा, जो कि डिसेंट रिटर्न है। तो इस तरह से हम लोग अपने अलग अलग टारगेट के हिसाब से एसआईपी कैलकुलेटर से, जो कि गूगल आप करेंगे या मोबाइल पे जाएंगे, एसआईपी कैलकुलेटर का कोई ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो उस पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। गोल प्लानिंग भी हो जाएगी उसमें। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल गोल्स बनाते हैं लाइफ के लिए। फिर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल क्या होते हैं? देखिए, ये फाइनेंशियल गोल्स की बात हो रही है। अभी जैसे कल फर्स्ट ईयर की क्लास स्टार्ट हुई थी तो उनको मैंने लाइफ के पहले सबसे पहले लेक्चर में यही बताया था कि गोल सेटिंग करनी है। तो गोल सेटिंग, लेकिन उनको जो गोल सेटिंग करनी है वो फाइनेंशियल गोल सेटिंग नहीं करनी है अभी फ़िलहाल। उनको गोल सेटिंग करियर के बारे में करनी है कि जैसे शॉर्ट टर्म क्या गोल सेटिंग हो सकती है कि हर दिन 5 पेज पढ़ना, बहुत ही शॉर्ट टर्म है ये। अगर आप इतना भी कर लेंगे बहुत है। हर दिन सुबह आधे घंटे मॉर्निंग वॉक करना, हर दिन 25 मिनट वर्कआउट करना, तो ये क्या है, हमारे शॉर्ट टर्म के गोल्स हो गए। तो इसी तरह से फाइनेंशियल गोल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, कि हमें हर दिन 20 रुपीज़ सेव करने हैं। अब ये भी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि अगर एक, मैंने बहुत समय पहले 3-4 साल पहले और शायद उसके पहले भी एक वीडियो बनाया था कि हम लोग 35 रुपये रोज़ का सेव करके
वो भी 35 रुपये जो हम लोग सेव करेंगे वो वेस्टेज से सेव करेंगे। मतलब हम लोग फ्री में बिना इन्वेस्टमेंट के कैसे करोड़पति बन सकते हैं, उसका भी मेथड है। मेथड ये है कि जनरली घरों में लोगों के पास बाइक होती है, कार होती है, एसी होता है, टीवी फ्रिज ये सब चलाते हैं और मार्केट से सामान लेके आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे घरों में होता है कि एक्सेस सब्जियां आ जाती हैं, फेंक दी जाती हैं, टमाटर सड़ गए, सब्जी खराब हो गई, फल फ्रूट्स खराब हो गए। और लोगों को अगर अगल बगल जाना है, दूध लेने भी जाना है, तो पता चला बाइक निकाल रहे हैं, गाड़ी निकाल रहे हैं। थोड़ी दूर जाना है तो वो गाड़ी से जाते हैं। तो अगर हम लोग छोटी छोटी जो वेस्टेज करते हैं दिन का, जैसे किसी किसी रूम में नहीं बैठे हैं तो उसमें फैन चल रहा है, लाइट जल रही है, एसी भी का चलता छोड़ के चले गए, तो अगर हम लोग ये सारी की सारी वेस्टेज कंट्रोल कर लें सिर्फ, तो दिन का 25-30 रुपये 35 रुपये आराम से बचा सकते हैं। और उस बचे हुए 35 रुपये डेली को अगर हम लोग जोड़ें तो लगभग साल का, महीने का 1000 समथिंग रुपीज़ होता है। और 1000 को हम लोगों ने अभी कंपाउंड करके देखा था कि अगर उसको अगले 30 साल तक इन्वेस्ट किया जाए SIP में, तो वो 1 करोड़ 43 लाख होता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में, इंडिया में ही, दुनिया की बात नहीं करते हैं, जो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और मसाला खाते हैं और बहुत सारी बैड हैबिट्स हैं, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीज़ें अगर वो कंट्रोल कर लें, उनको बाहर जाके रोज़ खाने की आदत है, रोज़ रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो अगर वो सारी की सारी हैबिट्स को थोड़ा सा ही कंट्रोल कर लें तो वो दिन का 100 रुपये भी बचा सकते हैं। और दिन का 100 रुपये बचाने का मतलब हुआ 3000 रुपये महीने का। और 3000 रुपये को अगर आप फिर से इन्वेस्ट करोगे और उस पर 15 से 18% का रिटर्न बनेगा, तो फिर वो करोड़ों में होता है। मतलब आप पूरी लाइफ टाइम में फ्री में करोड़पति बन जाओगे। आपको कुछ भी अलग से इन्वेस्ट नहीं करना है। आप जो वेस्ट कर रहे हो उसको आपको वेस्ट नहीं करना है, उनको कायदे से इस्तेमाल करना है चीज़ों को, और उसी को इन्वेस्ट करके आप बहुत पैसा बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है? आपका रिटायरमेंट। मीडियम टर्म प्लानिंग क्या हो सकता है कि हमें 10 साल बाद, 8 साल बाद घर खरीदना है, वर्ल्ड टूर पे जाना है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या हो सकता है कि हर महीने मुझे इतने रुपए बचाने हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म हो गया। यहाँ पे ये इन्होंने एक मेथड दे रखा है कि कैसे करना है, ये पूरा फॉर्मेट है। टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स क्या होती है? देखिए, हमारे पास हर दिन कई तरह के टास्क होते हैं। टास्क को 4 कैटेगरी में बनाया गया है: इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, अर्जेंट, नॉट अर्जेंट। अब हम अगर अपने सारे टास्क को इन 4 कोऑर्डिनेट में डिवाइड कर ले, जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमें पता है कि पढ़ाई करना डेली बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो अर्जेंट नहीं होता है कि नहीं तुरंत ही कर ले, उसको टाल दिया जाता है, तो वो टालते टालते उसको कभी करने का मौका ही नहीं मिलता है। तो नॉट इम्पॉर्टेंट, जैसे कि कोई किसी ने आपको व्हाट्सएप पे कोई मैसेज किया, अब उसका जवाब देना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो सबसे अर्जेंट होता है कि सबसे पहले हमें मोबाइल उठा के सारे काम छोड़ के उसी का जवाब देना है, जबकि वो ना तो इम्पोर्टेंट है ना ही अर्जेंट है। जब बहुत ही फालतू समय हो तभी हमें ये करना चाहिए। तो अगर हम ये गलत हैबिट छोड़ के टाइम को सही तरीके से डिवाइड कर लें, टाइम मैनेजमेंट हम लोग अच्छे से करने लगे, तो लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। टाइम मैनेजमेंट एक तो कर लें, और दूसरा जो वेस्टेज कम करते हैं उसको रिड्यूस कर दें, वेस्टेज को रिड्यूस कर दें। अगर हमें आसपास कहीं जाना है तो हम पैदल या साइकिल से जाएंगे। अगर हम गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाइक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हमारा शरीर भी अच्छा होगा और प्लस हमारे पैसे भी बचेंगे। उस पैसे से हम लोग आगे चल के बहुत कंपाउंडिंग कर सकते हैं, कंपाउंडिंग करके बहुत ज़्यादा पैसा बच जाएगा। तो जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अब प्रॉपर एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट और अर्जेंट काम का कोई उदाहरण दीजिए, जो इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। जैसे सुबह क्लास आना, क्योंकि वो अर्जेंट भी होता है, नहीं पहुंचेंगे तो डांट पड़ेगी या छूट जाएगा, कोर्स छूट जाएगा। तो वो इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, तो आपको करना है वो काम, ठीक है। इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, जैसे पढ़ाई करना, ठीक है, कि ठीक है इम्पोर्टेंट तो है बट लेकिन अर्जेंट नहीं है, जब जैसे शेड्यूल बनाएंगे उस हिसाब से कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि तुरंत ही करना है, ठीक है। अब जैसे कोई कॉल आ रही है, आपके यहाँ लैंडलाइन फ़ोन लगा है, तो उसको रिसीव करना अर्जेंट हो जाता है, ठीक है, फिर आदमी बाकी सारे काम छोड़ के उसको रिसीव करता है। नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट, जैसे
डोरबेल किसी ने बजा दी, अब वो उसको खोलना बहुत, हो सकता है कोई फालतू का आदमी खड़ा हो जिसको हमें वापस टरकाना पड़े, लेकिन वो इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन अर्जेंट है, अब करना पड़ेगा। अब जैसे मम्मी ने कह दिया कि दूध लेके आओ, अब आपको लग रहा है कि कैसा फालतू का काम बता दिया, इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है मेरे लिए लेकिन अर्जेंट है, क्योंकि लेके नहीं आएंगे तो फिर आगे का खाना नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप अपने टाइम को अगर सही तरीके से डिवाइड कर लेंगे तो ये एक मैट्रिक्स बनाई गई है। फिर एक चीज़ हम लोग ने डिस्कस करी थी कि जब भी कभी हम कोई फाइनेंशियल गोल बनाते हैं तो हम लोग कंपाउंडिंग के लिए एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, A=P1+R/100 की पावर n, तो जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है टाइम। मतलब आप जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे, जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे और जितना लंबे समय तक चलाएंगे, आपको उतना ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। एक केस स्टडी दी गई है, ये आप लोग देखिएगा ज़रा। एक केस स्टडी है, ये पढ़िए 1.1.4, इसको पढ़िए, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िए, फिर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखिए ये क्या कह रहा है इस वाले टॉपिक में, फाइनेंशियल गोल, टाइम होराइजन फॉर देयर अचीवमेंट एंड इन्फ्लेशन। आपने कोई एक फाइनेंशियल गोल बनाया, जैसे शालिनी है, ठीक है, उसको एक साइंटिस्ट बनना है, तो साइंटिस्ट बनने के लिए, इससे बड़ी अच्छी स्टोरी याद आ गई। एक दिन मेरे बच्चे ने मुझसे पूछा कि आप पापा बड़े होकर क्या बनना चाहते थे, तो मैंने कहा मैं साइंटिस्ट बनना चाहता था। तो उसने सुन लिया, अब उसके कहीं बैक ऑफ द माइंड में चला गया होगा। तो आज क्या हुआ, सुबह सुबह मैं उसको तैयार कर रहा था, मैंने कान में ईयरफोन लगाया था, मैं कोई ई बुक सुन रहा था, तो उसने मुझसे कुछ ब्लैक होल के बारे में बात करी और ब्लैक होल के बारे में क्वेश्चन पूछा। हमने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया, वैसे मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट तो है बट मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर उसने पूछा कि बताइए, कोई क्वेश्चन पूछा, तो हमने कहा इसके बारे में हमें आइडिया नहीं है, ऐसे मैंने बोल दिया टालने के लिए। तो उसने कहा तो तभी आप साइंटिस्ट नहीं बन पाए। मतलब नॉलेज नहीं है, जब नॉलेज नहीं है तो मतलब सही से पढ़ाई नहीं करी है, सही से पढ़ाई नहीं करी तो साइंटिस्ट कैसे बनोगे। फिर मैंने, जब उसने अगला क्वेश्चन पूछना शुरू किया तो हमने अपना ईयरफोन निकाल के रख दिया, हमने कहा अब तो इज्जत पे बात आ गई है, बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो ये केस स्टडी में उसमें भी यही बात थी। तो वो शालिनी जो है वो साइंटिस्ट बनना चाहती थी, तो उसका ये प्लान है कि 10 साल के बाद उसको उसके लिए हायर एजुकेशन के लिए जाना है। अब हायर एजुकेशन की कॉस्ट अभी के हिसाब से ये प्लान करा गया कि 50 लाख रुपए लगेगा। 50 लाख रुपए की अभी की कॉस्ट है, 10 साल के बाद। और ये हम लोग मान के चल सकते हैं कि जो फीस है स्कूल की, जैसे अपने कॉलेज की फीस बढ़ जाती है, दूसरे कॉलेजों की फीस बहुत तेजी से बढ़ती है, तो ये मान के चल रहे हैं कि 8% का इन्फ्लेशन रहेगा फीस में। हर साल एजुकेशनल कॉस्ट 8% से बढ़ जाएगी। तो ये कैलकुलेट किया गया कि जब वो 10 साल के बाद उसको रियल में पैसे की ज़रूरत होगी, तब उसको 50 लाख रुपए नहीं, उनके पापा को 1,07,00,000 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जब भी कभी हम लोग फाइनेंशियल गोल के बारे में प्लान करें जो कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद है, तो हमें उसमें इन्फ्लेशन कॉस्ट भी ऐड करनी है। अगर आप ये करके कैलकुलेट कर लेंगे कि जैसे अभी मान लीजिए आप एक गाड़ी जो है वो 10 लाख रुपए की आती है और आपको 5 साल के बाद खरीदनी है, तो अगर आप ये कैलकुलेट कर लेंगे कि हम एक SIP करेंगे जिसमें 10 लाख रुपए हो जाएगा 5 साल के बाद, तो आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब आप 5 साल के बाद 10 लाख रुपए इकट्ठा करेंगे तो उस गाड़ी का कॉस्ट जो है हो सकता है कि 20 लाख हो गया हो या 15 लाख हो गया हो, पता नहीं, तो उस समय फिर आप नहीं खरीद पाएंगे। तो इसलिए हमें पहले से फाइनेंशियल प्लानिंग में इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना पड़ेगा। इसलिए जब आप कभी भी कोई ऐप या कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें इन्फ्लेशन भी वो पूछता है कि आप इन्फ्लेशन कितना डालना चाहते हैं, 4%, 5%, 6%, 8%, तो आप उसमें इन्फ्लेशन डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई ऑपरेशन कराना है 5 साल के बाद, किसी को नहीं होता है कि 5 साल के बाद हम इस चीज़ का ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं, मतलब कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे कुछ काम नहीं हो पा रहा लेकिन उसको कराना है। तो आप क्या मान के चल रहे हैं कि आपके हेल्थ केयर सेक्टर में कितने % का इन्फ्लेशन रहता है? 4%, 5%? क्या इन्फ्लेशन रहता है हेल्थ केयर सेक्टर में, कोई गेस? अब देखिए मैं क्या करता हूँ, हमेशा हर बार जब भी कोई आपको ऑप्शन देता हूँ तो आपकी
माइंड को एंकर कर देता हूँ। मैंने आपसे बोला 4 से 5%, तो आपका आंसर कोई का 4 आ रहा है, किसी का 5 आ रहा है, किसी का 6 आ रहा है, जबकि रियल इन्फ्लेशन होता है 15 से 20%। हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत भयंकर इन्फ्लेशन होता है, 18%, 20% का इन्फ्लेशन चल रहा है। तो ये एंकरिंग करते हैं लोग अपनी बात को मनवाने के लिए। ये निगोशिएशन में बहुत इस्तेमाल होता है। अगर आपको किसी चीज़ को किसी पॉइंट में निगोशिएट करना है तो आप उस पॉइंट पर उसको एंकर कर दीजिए, तो वो उसी को मैक्सिमम करके बोल देगा। और आपको तो पता है कि इसमें 20% लगना है, हम तो 5% में छूट जाएंगे, 6 भी बोल देगा, 8 भी बोल देगा, तब भी कोई बात नहीं। तो ये है, इसको एंकरिंग करना कहते हैं। यानी कि आप लाइफ में 70-80% वो चीज़ें करते हैं, आपको लगता है हम अपने मन से कर रहे हैं, बट आप अपने मन से नहीं कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया, विज्ञापन और बहुत सारी चीज़ें आपको एंकर करके अपने मन की चीज़ करा रही होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कभी पॉपकॉर्न खरीदने जाते हैं मॉल में या मल्टीप्लेक्स में गए मूवी देखने, या आपने कोई कोल्ड ड्रिंक खरीदा या आपने कोल्ड ड्रिंक का ग्लास लिया, तो वो क्या करते हैं कि एक रखते हैं छोटा वाला जिसका प्राइस अच्छा खासा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला कि 100 ग्राम कोई एक कमोडिटी है, इसका प्राइस 100 रुपये है। दूसरा पैक होगा वो होगा 150 ग्राम और उसका प्राइस होगा 125 या 30 रुपये। तो आप सोचोगे, आप कैलकुलेशन करोगे, यार वैसे तो 150 ग्राम वाला 150 रुपये का होना चाहिए, 125 का मिल रहा है, यही वाला ले लेते हैं। आपने 125 रुपये से ठग लिया है, ठीक है, मैंने बहुत स्मार्ट डिसीजन ले लिया, बट लेकिन क्या है, उसको बेचना ही वही था। वो तो उसने डमी लगा रखा था, जानबूझ के महंगे रेट पे लगा रखा है उसने छोटा वाला, ताकि आप वही वाला खरीदो। आप कैलकुलेशन लगाओगे तो आपको उसको बेचना ही वही था बेसिकली। तो हमें ये लगता है कि सारे डिसीजन हम लोग ले रहे हैं, बट ये जितने भी फाइनेंशियल प्लानर, मार्केटर्स होते हैं ना, स्ट्रेटजी मेकर्स, वो पूरी दुनिया के माइंड को घुमा के रखते हैं और हर चीज़ जो वो चाह रहे होते हैं वो हो रहा होता है। और जब ये मेटावर्स आ जाएगा और जो और भयानक टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी, तब तो हम लोग बिल्कुल गुलाम हो जाएंगे इनके। अभी तो फिर भी थोड़ा बचे हुए हैं। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि सोशल मीडिया और टेलीविज़न बिल्कुल मेरे नज़र के सामने ना आए, ताकि मेरा दिमाग जो है वो प्योर रहे, मैं एंकर्ड ना हो जाऊँ, मैं ब्रेन वॉश ना हो कर दिया जाऊँ। टीवी बिल्कुल नहीं देखते हैं और सोशल मीडिया में भी जाते हैं, पोस्ट फेंक के वापस भाग जाते हैं, ज़्यादा देखने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा देर देखेंगे तो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। किताबें सबसे बेस्ट दोस्त हैं आपकी, हा? किताबें सबसे बढ़िया दोस्त हैं। हाँ, तो ये केस स्टडी समझ में आई आपको कि यानी कि जब भी कभी आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है तो आपको करना क्या है, उसमें कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन भी ऐड करना है। और कितना इन्फ्लेशन ऐड करना है वो डिपेंड करेगा कि आपको क्या चाहिए। रियल एस्टेट ले रहे हैं तो आप ये मान के चलो कि अगर फ्लैट ले रहे हो तो उसमें 5% का अप्रिसिएशन जोड़ो। अगर आप कोई प्लॉट लेना है तो उसमें 8%, 10% का अप्रिसिएशन जोड़ो। ऐसे करके इन्फ्लेशन एडजस्ट करो उसमें। मतलब इसको पढ़ लो पूरा एक बार और क्लियर हो जाएगा। ये केस स्टडी पूरा पढ़ लो। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इन्फ्लेशन हैज़ अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट एंड हेंस व्हाइल प्लानिंग फॉर फंडिंग ऑल द लॉन्ग टर्म गोल्स वन मस्ट कंसिडर इन्फ्लेशन इन द कॉस्ट ऑफ द गोल। आपको इन्फ्लेशन को भी कॉस्ट ऑफ द गोल में कैलकुलेट कर लेना है। 50 लाख रुपए अभी लग रहा है तो 10 साल के बाद वो कुछ और लगेगा, ज़्यादा लगेगा डेफिनेटली। और क्या ऐसा हो सकता है किसी तरह से कि कम लगे, वो 10 साल के बाद 45 में ही काम चल जाए? यूरोप और अमेरिका, यूरोप या जापान में ऐसा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो ज़ीरो रहती है या कभी कभी निगेटिव भी हो जाती है, डिफ्लेशन होता है। तो जहाँ पे कभी ऐसा है तो वहाँ ये संभव है। लेकिन अगर ऐसा होगा तो पता है क्या होगा, उसकी इकॉनमी पे क्या इम्पैक्ट आएगा इसका, ये अच्छा है कि बुरा है? क्यों? आपकी तो कॉस्ट बचेगी, हमें तो मतलब हमारा पैसा खाएगा नहीं इन्फ्लेशन, हम लोग के लिए तो अच्छा है। हाँ, इसको ऐसे समझिए कि अगर आज से 10 साल बाद भी किसी कॉलेज की फीस 50 लाख की 50 रहती है या 45 हो जाती है, तो वहाँ पे जो टीचर्स पढ़ा रहे होंगे उसकी सैलरी भी नहीं बढ़ेगी।
वो और कम हो जाएगी या तो उतनी ही रहेगी 10 साल के बाद। तो मतलब आपके लाइफ करियर में भी ग्रोथ नहीं आएगी। इंडिया में क्या होता था, पहले बहुत गरीब लोग थे, अगर उससे कंपेयर अभी करेंगे तो अभी बहुत बेटर पोजीशन पे हैं, लोग बहुत बेटर पोजीशन पे हैं। तो क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से सबका जो है वो अर्निंग भी बढ़ रही है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम जो है हमारी लगातार बढ़ रही है तेजी से, $2,500 पे आ गए हैं। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। सेविंग और इन्वेस्टमेंट, ये भी हम लोग ने डिस्कस कर रखा है कि सेविंग का मतलब जस्ट कलेक्शन ऑफ अमाउंट, कलेक्शन ऑफ मनी। आपने पिगी बैंक में रख दिया, सेविंग अकाउंट में रख दिया, कॉफ़ी कैन में रख दिया, कहीं पे भी रख लिया इकट्ठा करके, तो आप सेव कर रहे हैं। बट सेव करने से आपका पैसा बढ़ेगा नहीं, घटेगा। आप सेविंग करते जाएंगे और आप गरीब होते जाएंगे। जितना आप सेव करेंगे उसकी वैल्यू घटती जाएगी। तो हमें सेव नहीं करना है, हमें इन्वेस्ट करना है। और इन्वेस्ट कहाँ पे करना है? किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ पे हमें इन्फ्लेशन को बीट करने वाले रिटर्न्स बने। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में जाएं। कल मार्केट बहुत गिरी थी, क्यों? कोई रीज़न बताएगा? बहुत खतरनाक रीज़न है कल की मार्केट गिरने का। अच्छा, एक हिंट देते हैं, अमेरिका की वजह से गिरी थी। अमेरिका की वजह से, मतलब हमारी इकॉनमी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अमेरिका को दिक्कत थी। अमेरिका की तबीयत खराब हुई तो हमारी तबीयत खराब हो गई। अमेरिका की सॉवरेन रेटिंग फिच ने डाउनग्रेड कर दी। एक बार ये S&P ने भी किया था। S&P में उस समय हेड थे दीपक पटेल, कुछ मतलब कोई दीपक करके थे, इंडियन थे वो, हेड थे वो उस समय। और उस समय बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। तो उन्होंने उसकी रेटिंग को डाउनग्रेड किया था, और थोड़े समय बाद उनके ऊपर इतना प्रेशर आ गया कि आपने अमेरिका की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया और उनको रिज़ाइन करना पड़ गया। अभी फिच ने फिर से अमेरिका को डाउनग्रेड किया है। क्यों डाउनग्रेड किया है? क्योंकि अमेरिका में इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ गया था इधर, और वो लगातार रेट हाइक कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहे हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। वही जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन के बारे में। और ये इन्फ्लेशन रिजर्व बैंक्स और गवर्नमेंट बनाती हैं और फिर उसी को कंट्रोल करती हैं। अब बनाया कैसे था उन्होंने, इसको जनरेट कैसे किया था? इन्फ्लेशन आया क्यों था? क्योंकि उन्होंने करेंसी प्रिंट करी थी, करेंसी प्रिंट करी थी, बहुत ज़्यादा करेंसी प्रिंट करी थी। तो फिच ने ये भी वार्निंग दी है कि अगर आपने ये करेंसी प्रिंटिंग को बंद नहीं किया या इसको कंट्रोल नहीं किया तो आपकी रेटिंग और ख़राब हो जाएगी। अब फैक्टर्स टू इवेल्युएट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट को इवेल्युएट करने के लिए क्या फैक्टर्स हैं? देखिए, जब भी कभी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात ये कि ज़रूरत पड़ने पे पैसा मिल जाए, दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी, यानी लिक्विडिटी होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है। मान लो आपसे कोई ऐसा कहे कि हम एक ऐसे चीज़ में लगाए दे रहे हैं, या 35 साल के बाद मिलेगा, 35 साल के पहले मिल नहीं सकता पैसा, रिटर्न आपको बहुत मिलेगा, 15% का मिलेगा, तो काफ़ी सारे लोग नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनके गोल्स जो हैं, हो सकता है 10 साल के हों, किसी को अपनी बेटे की शादी करनी है, किसी का एजुकेशन 5 साल के बाद आ रहा है, किसी किसी की एज ही 60 साल है। अब वो 35 साल बाद बचेगा कि नहीं बचेगा उसको यही नहीं पता है। हाँ, और मान लो किसी को ये लग रहा है कि हमें कुछ नहीं करना, फिर भी सोचा पता नहीं कौन सी ज़रूरत आ जाए, हमें अभी कोई ज़रूरत नहीं है पैसे की, ठीक है, लेकिन फिर भी पैसा अपने कंट्रोल में होना चाहिए। तो इसलिए लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सेफ्टी ऑफ द कैपिटल, ये भी कंसीडर करते हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सेफ्टी ऑफ कैपिटल भी कंसीडर करेंगे। सेफ्टी, लिक्विडिटी, और क्या कंसीडर करना है? रिटर्न्स, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने कहा बहुत सेफ है और बहुत लिक्विड है, सारा पैसा मुझे दे दो, जब कभी जरूरत होगी हम तुरंत वापस कर देंगे। हम ये बता नहीं रहे कि रिटर्न कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमने वो पैसा ले लिया उसका, हमने अपना लगा के पैसे कमा रहे हैं, और जब वो कुछ मांगता है कि 1 लाख की जरूरत है, दे दिया, फिर वापस ने जमा कर दिया। लिक्विडिटी भी है उसके में, सेफ्टी भी है, पूरी गारंटी, उसको कैपिटल मिलेगी मिलेगी। उसको प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी 35 लाख की, कि जब कभी अगर डिफॉल्ट करें तो 35 लाख का तुम प्लॉट ले लेना, ठीक है। तो इससे काम नहीं चलेगा, उसमें रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिटर्न भी होने चाहिए। तो ये 3 मेन फैक्टर्स हैं, हाँ?
और एक चीज़ ये भी है कि फिर हम किस एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें टैक्स इम्प्लीमेंट्स क्या रहते हैं, मतलब टैक्स कितना लगेगा, ये भी एक बार देखने की बात है। किसी ऐसी जगह आपने इन्वेस्ट कर दिया जिसमें टैक्स बहुत लग रहा है, ये टैक्स रिबेट भी नहीं मिल रही है, तो उसमें भी थोड़ा सा कंसीडर करना पड़ेगा कि आपने रिस्क तो बहुत हाई ले लिया है, लेकिन हो सकता है कि कोई एक सेफ असेट क्लास हो जिसमें बहुत कम टैक्स लग रहा हो या नल टैक्स लग रहा हो। तो आप जब कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि बेकार में हम इतना रिस्क ले रहे हैं, इससे बेटर तो ये है। तो टैक्स के ऊपर रिटर्न्स, लिक्विडिटी, सेफ्टी, ये सब सारी की सारी चीज़ें, रिस्क रिवॉर्ड, ये सब कंसीडर करना है। सेफ्टी, लिक्विडिटी और रिटर्न्स। कन्वीनियंस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो चीज़ करने में हमें कन्वीनियंट कितना है। जैसे आप कोई कह रहा है कि गूगल में पैसा लगा दो, अब गूगल में पैसा लगा दे, हमें भी पता है गूगल बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है, लेकिन हम हैं इंडियन, हमारे पास रुपया है, गूगल में इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए डॉलर, डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर पता नहीं कौन कौन से ऐप आएंगे, फिर वहाँ पे जाके कौन से अकाउंट खोलने पड़ेंगे, क्या प्रोसेस है, मतलब उलझाऊ हुआ है, थोड़ा उलझन हो रही है, हमें कन्वीनियंट नहीं लग रहा है। तो आसान प्रोसेस भी होना चाहिए। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है तो आप, या कोई इन्वेस्टर्स को अवॉइड करेगा, कहेगा ठीक है भैया 10% रिटर्न में अपनी एफडी है, ठीक है एफडी कर लो, ज़्यादा सही है, म्यूचुअल फंड में डाल देंगे, हमें विदेशी स्टॉक नहीं खरीदते हैं। तो अगर कन्वीनियंट होगा तो खरीदेंगे, और उलझाऊ होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। टिकट साइज, अब जैसे कि सबको पता है कि प्रॉपर्टी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, टूल होता है, एक अच्छा ऑप्शन होता है, अगर आपने प्लॉट खरीद लिया तो एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम क्या है ना, उसमें लिक्विडिटी है और उसका टिकट साइज बहुत बड़ा है। अगर आप कोई भी प्लॉट लेने जाओगे, कायदे का लोगे, तो 20-25 लाख रुपए लगेगा, 20,000 25,000 रुपये में कोई प्लॉट नहीं मिलेगा। आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है तो जल्दी कोई प्लॉट नहीं मिलेगा आपको। तो आपका टिकट साइज भी मैटर करता है, इसलिए भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा इन्फ्लो आता है, क्योंकि आप 1,000 रुपये से भी शुरू कर सकते हो, आप चाहे तो 1,000 रुपये से भी शुरू कर सकते हो। टैक्सबिलिटी के बारे में हम लोग ने बात कर ली कि इनकम में क्या टैक्स लग रहा है। फिर उसके बाद कौन कौन सी एसेट क्लास होती हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो रियल एस्टेट हो गया एक एसेट क्लास। रियल एस्टेट में आपका प्लॉट, कॉमर्शियल लैंड, शॉप, फ्लैट्स, एग्रीकल्चर लैंड, सब कुछ आएगा। कमोडिटीज़, कमोडिटी हम लोग ने कमोडिटी मार्केट पढ़ा था MCX NCDX, तो उसमें गोल्ड, सिल्वर, वीट, बार्ले, टर्मरिक, इन सब में भी आप इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हैं। आप उसको स्टोर कर लेते हैं, जब रेट बढ़ता है तो आप बेचते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं, वो अनाज खरीद के रख लेते हैं स्टोरेज पे अपने, या कोल्ड स्टोरेज में रखा देते हैं, फिर उसको वापस बेचते हैं। गल्ला मंडी में यही सब काम तो होता है। कमोडिटी मार्केट में भी यही होता है। फिक्स इनकम भी एक असेट क्लास है जिसमें एफडी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये सब आते हैं। इक्विटी बहुत इंटरेस्टिंग असेट क्लास है, शेयर्स, सारी चीज़ें आती हैं इसमें। अब इसके बाद इन्होंने कंपेरिजन किया है इक्विटी, फिक्स इनकम, रियल एस्टेट, कमोडिटीज़ में आता क्या क्या है। तो इक्विटी में ब्लू चिप कंपनी, मिड साइज कंपनी, स्मॉल साइज कंपनीज, अनलिस्टेड कंपनीज भी इसमें आएगा, फॉरेन स्टॉक्स भी आएगा, म्यूचुअल फंड्स भी आएगा, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी आएगा, इंडेक्स फंड्स भी आएगा, सब इक्विटी है। इक्विटी बोले तो ये पूरा समझना है। कोई फिक्स इनकम बोले तो क्या समझना है, आप लोग पढ़िए ज़रा इसको क्या क्या लिखा है। बैंक फिक्स डिपॉजिट, आरडी, इंडोमेंट पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी, पीपीएफ, ईपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम, रिकरिंग पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, फिक्स इनकम, सारे के सारे ये चीज़ें। कमोडिटी में बहुत सारी कमोडिटीज़ हैं, ये तो कुछ कमोडिटीज़ लिखी हुई हैं, इसके अलावा बहुत सारी कमोडिटीज़ हैं। फिर रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा, मैंने अभी बात करी आपसे। रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, फ्लैट्स, प्लॉट, शॉप, और इसमें रिट्स भी आती हैं। रिट्स क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। वो ये क्या करती हैं कि ये काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड है, आपने इनको पैसा दिया, वही पूल ऑफ मनी हुआ,
किसी ने 10,000 दिया। आप देखिए इसमें हमने अभी पढ़ा था कि रियल एस्टेट में क्या प्रॉब्लम है, टिकट साइज बहुत बड़ा होता है। तो किसी के पास 10,000 रुपए है, अब वो प्लॉट नहीं खरीद सकता, तो वो प्लॉट नहीं खरीद सकता तो रिट्स में अगर इन्वेस्टमेंट कर देगा तो उसको वही मजा मिलेगा, उतना ही रिटर्न मिलेगा और सेफ्टी भी वैसी ही मिलेगी। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा लेते हैं और फिर वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसको मेंटेन करते हैं, और उसको मेंटेन करने का, ये सब काम करने का, खरीदने बेचने का, वो एक आपसे चार्ज लेते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड लेते हैं फंड मैनेज करने का चार्ज, वैसे रिट्स भी चार्ज लेते हैं, और वो जो रिटर्न आता है वो आपको वापस कर देते हैं। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होती हैं। हाइब्रिड एसेट क्लास भी होती है जिसमें फिक्स इनकम, गोल्ड, इक्विटी का मिक्स होता है, ठीक है, इनको मल्टी एसेट फंड्स बोलते हैं। रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व है, इन्वेस्टमेंट रिस्क, मार्केट रिस्क, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क लिखा रहता है इक्विटी में, म्यूचुअल फंड्स में, कि मार्केट घटती बढ़ती रहती है, कभी घट गई कभी बढ़ गई, ये एक रिस्क है। इन्फ्लेशन आ गया उसका एक रिस्क है। लिक्विडिटी रिस्क है, कोई कंपनी डिफॉल्ट हो गई, शेयर डूब गया, कंपनी डूब गई, ठीक है, ये भी एक रिस्क है, आप रिडीम ही नहीं कर पाए उसको, पैसा नहीं दे रहा वो। इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, इंटरेस्ट रेट बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है तो आपका रिटर्न पे बड़ा फर्क पड़ जाता है। जैसे कि मार्केट में जब इंटरेस्ट रेट का वो कट होगा तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है और आपके जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है उसमें रिटर्न बनता है, और जब रेट हाइक होता है तो मार्केट लुढ़कता है और आपका जो बॉन्ड है उसमें भी नुकसान होता है आपको, ठीक है। तो उसके बाद रिस्क मेजर्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ हैं, इसके लिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का, फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि जब भी कभी हमें इन्वेस्टमेंट करना है, ध्यान दीजिए इन्वेस्टमेंट में किन किन फैक्टर को कंसीडर करेंगे। तो क्या क्या फैक्टर्स निकल के आए थे इन्वेस्टमेंट में, क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर करना है, लिक्विडिटी, ठीक है, लिक्विडिटी देखना है, सेफ्टी देखना है, रिटर्न देखना है, कन्वीनियंस देखना है, टैक्स देखना है। अब उसके बाद रिस्क मेजरमेंट के क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे अवॉइड करना है, कैसे हमें अपने पोर्टफोलियो का रिस्क कम करना है। तो उसके लिए तरीका ये होता है कि जैसे आपने एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो आपको पहली बात तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है। अब जैसे किसी ने ये कहा कि मुझे 100% इक्विटी चाहिए, बेटा मोबाइल रख लो थोड़ी देर, बात सुन लो। अब मोबाइल अगर इतना चलाओ तो फिर जब कोई क्वेश्चन पूछे तो आंसर भी दे दिया करो फिर, या तो ठीक है, तो समझ में आया था कि आप बहुत बड़ी रिसर्च कर रहे हैं, ये तो फिर मेरी बात ही सुन लो। अगर किसी ने ये बोला कि उसको 100% इक्विटी इन्वेस्ट करना है, रिस्क उसको कम करना है उसमें, तो क्या तरीका हो सकता है, और कोई बताएगा। 100% इक्विटी चाहिए और रिस्क थोड़ा कम करना है, तो क्या करेगा वो। हाँ, तो वो क्या करेगा, उसको फिर डाइवर्सिफाइड करना पड़ेगा अपना पोर्टफोलियो, और कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो की जगह थोड़ा सा बड़ा पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। अगर किसी का पोर्टफोलियो सिर्फ 5-7 स्टॉक्स का है तो वो बहुत रिस्की हो गया। मान लो किसी ने क्या किया, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, ऐसे करके टेक महिंद्रा, ऐसे करके 7 स्टॉक ले लिए सारे आईटी सेक्टर के। आईटी सेक्टर पिछले 1 साल से धड़ाम हो गया है तो वो बहुत परेशान हो जाएगा। तो अगर इक्विटी में ही किसी को रहना है और उसके बाद उसको कह रहा है कि रिस्क कम करना है, तो उसको सबसे पहले डाइवर्सिफाइड अक्रॉस द सेक्टर, डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस द सेक्टर्स करना पड़ेगा, यानी कि अलग अलग सेक्टर्स में जाके डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। जैसे आपने अगर इंडेक्स को उठा के देख लो, हम लोगों ने एक इमेज एक पोस्ट करी थी तो उसमें ये देखा था, वेल्थ फॉर यू का जो इमेज आया था कि उसमें फाइनेंशियल सेक्टर का 35% 36% एक्सपोजर है, आईटी सेक्टर का 10% एक्सपोजर है। तो हमें ऐसा करना है कि अपने पोर्टफोलियो में अक्रॉस द सेक्टर डाइवर्सिफाई करना है। थोड़ा आईटी रख लिया, थोड़ा फार्मा रख लिया, थोड़ा रियल एस्टेट रख लिया, थोड़ा कैपिटल गुड्स रख लिया, थोड़ा फाइनेंशियल सेक्टर रख लिया, थोड़ा एनबीएफसी बैंकिंग वही फाइनेंशियल में आ गया। ऐसे करके अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स लेने हैं। और फिर अगर आपको रिस्क और कम करना है तो हर एक सेक्टर के सेक्टर लीडर्स को चूज कर लो। अगर आप पेंट खरीद रहे हो तो आप इंडिगो पेंट मत खरीदो, आप अचको नोबल मत खरीदो, आप एशियन पेंट्स खरीद लो। अगर आप कैपिटल गुड्स में जा रहे हो तो फिर आप एल खरीद लो। अगर आप आईटी सर्विसेज में जा रहे हो तो आप टीसीएस खरीद लो।
सेकंड खरीदना है तो इन्फोसिस खरीद लिया, मतलब सारे नहीं खरीदने हैं या छोटी कंपनियां नहीं खरीदनी है। अब लेकिन अगर आपको कोई ऐसा कह रहा है कि मुझे इक्विटी में रखना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, बट रिटर्न ज़्यादा चाहिए, तो वो पोर्टफोलियो कैसे बनाएगा? रिटर्न थोड़ा ज़्यादा चाहिए मुझे, तो क्या करे वो? रिटर्न बढ़ाना है लेकिन रिस्क भी बढ़ेगा, तो क्या करे वो? यानी कि वो फिर अब की जाएगा तो वो क्या करेगा, अब की जैसे उसको फाइनेंशियल बैंकिंग में लेना है तो एचडीएफसी बैंक नहीं खरीदेगा, वो इंडसइंड बैंक खरीद सकता है। फिर अब की वो टीसीएस नहीं खरीदेगा, वो आईटी का कोई मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनी ले सकता है, जिसकी फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगा, रिटर्न भी डेफिनेटली ज़्यादा होगा, लेकिन घटेगा भी तेजी से। हर एक सेक्टर का, अब वो बजाज फाइनेंस नहीं लेना है उसको, एनबीएफसी लेना है तो कोई दूसरी एनबीएफसी लेगा। तो मतलब आपके पास ऑप्शन है कि आपको गाड़ी कैसे चलानी है अपनी पोर्टफोलियो की। अगर आप पूरा इक्विटी में रखना चाहते हैं, पूरा इक्विटी में रख सकते हैं। पूरा इक्विटी में रख के भी आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रिस्क कम कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सेक्टर लीडर चूज कर लो। देखो, सबसे अगर आपको 100% इक्विटी में रखना है तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप सेक्टर लीडर्स के साथ रहो, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप बैंकिंग में एचडीएफसी रख लो, पेंट्स में जा रहे हो तो एशियन पेंट रख लिया, पीडीलाइट ले लिया, डी मार्ट ले लिया। हर एक सेक्टर का अपना अपना जो लीडर है। हीरो होंडा खरीद लिया। कल एक पोस्ट आया था, उसमें आपने देखा था टू व्हीलर के ऊपर, देखा था? सबने नहीं देखा होगा, सबने देखा था। तो टू व्हीलर में कितने परसेंट शेयर में हीरो के पास है, यही देखा था। मैंने भी देखा था, मैंने खुद नहीं बनाया है इसको, टीम ने बनाया था। मैंने भी, जैसे आपने देखा वैसे मैंने भी देखा। 32% है, ठीक है। 32%, 33% जो है वो शेयर हीरो के पास है। सेकेंड लार्जेस्ट कौन है? होंडा, कितना है उसके पास? ठीक है। फिर थर्ड कौन है? टीवीएस है। हाँ, टीवीएस बहुत जल्दी होंडा को रिप्लेस कर देगा। होंडा पहले फोर्थ पोजीशन पे था, सबको पीछे छोड़ के ऊपर आ गया है। सेकंड बजाज था, बजाज थोड़ा पीछे हो गया, लेकिन बजाज का वैसे अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट काफ़ी है, मतलब रेवेन्यू अच्छा कर रही है, रिटर्न्स अच्छा दे रही है, और उसकी मेरे ख्याल से मार्केट कैपिटलाइजेशन भी ज़्यादा है। अगर हम लोग चेक करें इंडियाज टॉप 5 टू व्हीलर कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज, टॉप ऑटो कंपनीज इन इंडिया। Here's a summary from ACKO. Car companies in India. Top 11 automobile companies in India. 2023 updated. 1. Maruti Suzuki. 2. Hyundai. 3. Tata Motors. 4. देखिए, पीयर कंपेरिजन में सीधे आ जाओ, लेकिन इसमें नहीं दिखेगा, इसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं दिखाते ना। देखिए, हीरो की मार्केट कैपिटलाइजेशन है अप्रॉक्स 60,000 करोड़। अब देखो, बजाज की है 1,36,000 करोड़, आयशर मोटर की भी इससे ज़्यादा है 91,000 करोड़, टीवीएस की भी उससे ज़्यादा है 65,000 करोड़। अब ये बताइए कि ज़्यादा मार्केट शेयर होने का फ़ायदा क्या हुआ? नहीं, आप लोग समझे। देखिए, दो टीचर हैं, एक टीचर सुबह सुबह ऑनलाइन क्लास लेता है, एक साथ अक्रॉस द कंट्री 1 लाख बच्चों को पढ़ा देता है। सॉरी, सुबह सुबह वो एक क्लास लेता है, प्रीमियम स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, मोटी फीस लेता है, ओवरऑल उसका महीने का 10 लाख रुपए का फीस आ जाता है। दूसरा टीचर है, सुबह से शाम तक पढ़ाता रहता है, कभी ट्यूशन पढ़ाता है, कभी छोटे को पढ़ाता है, कभी बड़े को पढ़ाता है, सब तरह के लोगों को पढ़ाता है, किसी से 500 लेता है, किसी के 1000 लेता है, साल महीने का 1 लाख रुपए कमाता है। आप कौन से टीचर बनना चाहेंगे? जो 1 घंटा पढ़ाता है और एक बार में 10 लाख रुपए महीने कमा लेता है। हीरो हीरो होंडा, हीरो मोटोकॉर्प वो वाला दूसरा वाला टीचर है, मेहनत बहुत कर रहा है, मार्केट शेयर ज़्यादा कर लिया है, लेकिन हमें मतलब किससे है? ठीक है विटामिन एम तो आए, ठीक है, पैसे तो नहीं आ रहे ना, मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है उसका।
पार्ले जी बेच रहा है, वो पार्ले जी बेच रहा है, ब्रिटानिया का शेयर 5,000 पहुंच गया है। तो प्रीमियम प्रोडक्ट बेचना है जिसमें मार्जिन ज़्यादा हो। ऐसा प्रोडक्ट हीरो के पास नहीं है। हीरो के पास सब 100 सीसी बाइक वाले हैं, बहुत टफ कंपटीशन है। हाँ, बाइक बहुत अच्छी बनाता है, स्प्लेंडर का तो कोई जोड़ ही नहीं है उसके 100 सीसी वाले का। तो अमर गाड़ी है वो, लो मेंटेनेंस, लेकिन प्रीमियम नहीं है उसके पास, प्राइसिंग पावर नहीं है। अब वो अपने अगर स्प्लेंडर को 1.5 लाख रुपए की बेचेगा तो कोई खरीदेगा क्या? आइशर मोटर के पास प्राइसिंग पावर है। टीवीएस ने भी कुछ ऐसे ब्रांड्स निकाल दिए हैं, अच्छे स्टाइलिश बाइक निकाल दी हैं। बजाज ने भी थोड़ी सी रेसिंग रेसिंग वाली बाइक निंजा के साथ टाइप कर लिया, केटीएम के साथ टाइप कर लिया, डोमिनोर के साथ टाइप कर लिया। ठीक है, डोमिनार केटीएम बाहर की कंपनियां उनके साथ टाइप करके उनके प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो उसमें प्राइसिंग पावर है। वो 3 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए की बाइक भी बेच दे रहे हैं, मार्जिन उसमें 50% 100% का निकाल दिया। हीरो के पास मार्केट शेयर तो बहुत ज़्यादा है, सभी के पास हीरो होंडा जरूर है, लेकिन उसके पास प्राइसिंग पावर नहीं है। पार्ले जी बेच रहा है। अब थोड़ा सा आप और थोड़ा सा समझिए, जैसे 1 मंथ का रिटर्न हीरो मोटो का 3%, 1 ईयर का रिटर्न 6%, ठीक है। हीरो का 5 ईयर का रिटर्न -8%। पिछले 5 साल से निगेटिव रिटर्न पे बैठी कंपनी। ऑल दो मेरे पोर्टफोलियो में है, मैंने इसमें अच्छा पैसा कमाया है, डिविडेंड भी अच्छा देती है। मैंने खरीदा था 2300-2400 के आसपास, शायद 3,000 रुपये हो गया है, 500 रुपये एक शेयर में आ रहा है। नंबर ऑफ शेयर बहुत कम है वैसे भी। डिविडेंड 3.5% का है, अच्छा डिविडेंड दे रही है। मेरे भाव पे 4-4.5% का डिविडेंड है, क्योंकि मैंने सस्ता खरीदा था। लेकिन 5 साल का रिटर्न क्या है इसका? अब बताओ, मार्केट शेयर का क्या अचार डालना है? पैसा तो बना नहीं। हाँ, मैक्स में अच्छा दिखेगा, क्योंकि पहले इसने पैसे खूब बनाए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। 1100% का रिटर्न है। 2003 में 200 रुपये का शेयर था, अभी 3,000 का है, ठीक है। बजाज ऑटो का देखते हैं, 1 मंथ का रिटर्न क्या है? 3% का है। 1 ईयर का क्या है? 20% का है। 5 ईयर का क्या है? 80% का है। ये ज़्यादा बेटर है। 80% तो बनाए 5 साल में, 12% का रिटर्न तो आया है साल का, ठीक है। उसमें तो निगेटिव रिटर्न आ रहा है पिछले 5 साल का। मार्केट शेयर का करेंगे क्या बताओ? आप चैरिटी में बाइक बेच दो मार्केट शेयर के चक्कर में, तो प्रॉफिटेबिलिटी तो आ ही नहीं रही है। ज़्यादा बेटर है ये। इसका डिविडेंड भी ठीक है, 3% है, उसका 3.5% है, इतना कोई ख़राब डिविडेंड थोड़ी ना दे रही है। प्लस रिटर्न भी ज़्यादा दिया है, ठीक है, तो वो तो सब कंपनसेट कर दिया। और दूसरा देखो, आयशर मोटर डिविडेंड कम देती है, री इन्वेस्ट करती है। प्राइस चार्ट अगर इसका देखें 5 साल का, 4% का CAGR रिटर्न है इसका। आयशर मोटर का रिटर्न भी कम है, लेकिन निगेटिव नहीं है। कम से कम ये सेविंग बैंक अकाउंट के बराबर रिटर्न दे रही है पिछले 5 साल में। अगर आप मानो अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रख दो तो आयशर मोटर का शेयर खरीद लो, ठीक है। लेकिन हम लोग जो जो इन्वेस्टर होते हैं वो ऐसे नहीं देखते हैं, वो ये देखते हैं कि उनको, अभी मैंने आयशर मोटर बेच डाला, जब घटेगा वापस 500-700 रुपये तब खरीदेंगे। तो हम लोग बॉटम पे खरीदते हैं, पीक के आसपास बेच देते हैं। तो खराब कंपनी में भी पैसा बना लेते हैं। मतलब खराब कंपनी इन द सेंस ये कि ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है, कंपनी तो अच्छी है। मतलब ये नहीं होगा कि एकदम 80% गिर गई, ऐसा नहीं होगा। हाँ, रिटर्न नहीं ज़्यादा बना के दे रही है, वो अलग बात है, ठीक है। ऐसे हम लोग अपना स्टॉक या पोर्टफोलियो एनालाइज करते हैं। आइडिया लगा? तो मार्केट शेयर से, वो मैंने पोस्ट इसीलिए डिस्कस किया कि मार्केट शेयर से आपको ये मतलब नहीं है कि आपने मार्केट शेयर ज़्यादा है तो आपको वही शेयर खरीदना है। पहले देख लो उसका फंडामेंटल क्या है, क्योंकि
इन्वेस्टमेंट साइंस नहीं है, आर्ट है। आपको हर एक पहलू पे गौर करना पड़ेगा। तो मार्केट शेयर ज़्यादा है, शेयर का प्राइस बड़ा है, डिविडेंड ज़्यादा देती है, डजेंट मीन कि वो कंपनी आपको खरीदनी है अपने पोर्टफोलियो में। हमें तो उससे मतलब है कि कौन रिटर्न ज़्यादा बना के दे रहा है, सिंपल सी बात है। और अगर आप सच में देखोगे ना, तो एथर जो है, एथर जानते हो क्या करता है? टू व्हीलर कंपनी है एथर, स्कूटर बनाता है। उसका जरा देखो परफॉर्मेंस। नहीं, हीरो की नहीं है, हीरो ने उसमें पैसे लगाए हैं, मतलब कंपनी ने उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब हीरो में भी बड़ा कंफ्यूजन है ना। हीरो साइकिल है, एक हीरो इलेक्ट्रिक है, एक हीरो मोटो है, और एक चीज़ और है। जब भी कभी आप पोर्टफोलियो बनाओ तो हमेशा उन्हीं चीज़ को अपने पास रखो जो आप समझते हो। मतलब अगर आपको लगता है कि इक्विटी आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप इक्विटी को मत ही रखो, आप म्यूचुअल फंड ले लो। आपको लग रहा है म्यूचुअल फंड भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप एफडी ले लो। लेकिन जो चीज़ समझ में आती हो उसी में अपना पोर्टफोलियो बनाओ, है ना। जेके पेपर लिस्टेड है, जेके पेपर लिस्टेड है, लेकिन पेपर कंपनी में भी प्रॉब्लम है। पेपर कंपनी एक तो नुकसान करती है इन्वायरमेंट को, दूसरा ये है कि पेपर का कंजम्पशन धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब कम करने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया वाले। डिजिटाइज हो रहा है। पहले लेटर लोग भेजते थे, पोस्ट कार्ड लिखते थे, ग्रीटिंग कार्ड देते थे। आर्चीज बंद हो गई इसी चक्कर में, ग्रीटिंग कार्ड पे चलती थी। अब सब लोग मेल करते हैं, ईमेल। और ईमेल के नीचे मेरा तो ईमेल अगर आप देखोगे, ये देखिए, ये मेरा मेल बॉक्स है। जल्दी से देखिएगा, नीचे लिखा हुआ है सेव ट्री, प्लीज कंसीडर एनवायरनमेंट बिफोर प्रिंटिंग द मेल, ऐसे करके लिख के आता है अब तो। ये देखिए हरे रंग से लिखा हुआ है। तो मतलब हम लोग मेल भी करते हैं तो उसमें भी लिख देते हैं कि इसका प्रिंट आउट ना लेना। प्रिंट आउट जितना कम इस्तेमाल करो उतना अच्छा है। पहले सर्कुलर निकलते थे, सारा काम कागजों में होता था, अभी जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रहा है। अब चलो हम लोग पेपर कंपनी को एक बार एनालाइज कर देते हैं, देखते हैं क्या है, क्या क्या फ्यूचर है इसका। जेके पेपर्स लिमिटेड अप्रॉक्स 6,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 2.25% की डिविडेंड यील्ड है, प्राइस टू बुक बहुत अच्छा है, सिर्फ 1.5% है, पीई बहुत सस्ता है, सिर्फ 6 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, फेस वैल्यू भी ठीक है। स्टिल ये लोग कह रहे हैं एक्सपेंसिव है। अब बताओ, 6 की पीई पे मिल रहा है तब भी इनको एक्सपेंसिव लग रहा है, क्यों लग रहा है देखेंगे। आरओई भी अच्छा है 18% का, सेल्स ग्रोथ 45% की है, बहुत अच्छी बात है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है बढ़िया है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है। ब्रांड्स क्या क्या है इनके, जेके कॉपियर, जेके को बहुत सारे ब्रांड्स बना रखे हैं। प्राइस चार्ट देखो, एक साल का रिटर्न -12%, 6 महीने का रिटर्न -17%, 3 महीने का रिटर्न -10%, एक महीने में अच्छा रिटर्न आया है 7% का। तो यानी कि अगर ये रिटर्न ना आता तो ये जो एक साल का जो रिटर्न है ये होता 20% माइनस। ठीक है, ये अभी पिछले एक महीने में रिकवर करी है। 3 साल का क्या रिटर्न है? 3 साल का 50% का रिटर्न है, और 5 ईयर 15% का रिटर्न है। 5 साल में रिटर्न कुछ नहीं आया है। ये सारे के सारी वो कंपनियां हैं जो पेपर में काम करती हैं। वेस्ट कोस्ट पेपर, आंध्रा पेपर्स, ये सब है। तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट्स, जिसमें सबसे बड़ी कंपनी जेके पेपर ही है, कानपुर वाली। ठीक है, कानपुर में हेड ऑफिस है जेके का। प्राइस टू बुक सभी का कम है, किसी का बहुत ज़्यादा नहीं है। पी सभी, और पी तो इसी का सबसे ज़्यादा है, और बाकी का पी तो और कम है। अर्निंग पर शेयर आंध्रा पेपर की तो बहुत ही ज़्यादा है, 131 रुपये है। इसका पी सिर्फ 3 रुपये का है। प्राइस टू बुक 1% पे है। तमिलनाडु पेपर भी काफ़ी सस्ती है, इसका पीवी तो 1 से भी कम है। मतलब अगर ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो शेयर से ज़्यादा पैसा आपको मिल जाएगा। मतलब अगर आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा होगा तो 125 रुपये तो मना रहे बैंकरप्ट हो जाओ। ठीक है, तो मतलब बुक वैल्यू इसकी जो है शेयर से सस्ती है। मतलब ये, इसको देख के आपको क्या पता चल रहा है, ये जो सारा डेटा आपके सामने आ रहा है, इसको देख के क्या पता चल रहा है पेपर इंडस्ट्री का, ये जो डेटा आ रहा है।